Subject name is a power plant engineering. Topic is the fissionable fertile material, thermal neutron fusions, and the important nuclear fuels. I will discuss today these topics. Outline of the today lecture, that is the components of a nuclear power plant, nuclear power plant electricity production, advantage of nuclear power, disadvantage of nuclear power, fertile material, fissile material, difference between the fissile and the fertile material, thermal neutron diffusion, nuclear fuel. These are the outline of the today subjects, today topics. First slide is the nuclear power plant. न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में ही आता है और सभी थर्मल पावर प्लांट में स्टैंडर्ड माना जाता है, ये सभी आपको पता है। और जो इसका हीट सोर्स रहता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सभी थर्मल पावर प्लांट में से ज़्यादा एनर्जी जो है डेवलप करता है और उसकी हीट का इस्तेमाल जो है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए रहता है, जिससे कि हम स्टीम टरबाइन को चलाते हैं और उससे फिर जनरेटर मूव करता है और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो स्टीम टरबाइन जो कि कॉमन फीचर की ऑल थर्मल पावर में इस्तेमाल की गई थी, उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1884 में बाई सर चार्ल्स के द्वारा। कुछ उसके जो एक्सेप्शनल फीचर्स थे वो था न्यूक्लियर रिएक्टर और उसकी सेफ्टी के लिए बात की गई थी और उसके ऑक्सिलरी सिस्टम के लिए बात की गई थी। तो इट इज द कॉन्सिस्ट ऑफ द टू मेन बिल्डिंग्स। फर्स्ट इज द कंटेनमेंट बिल्डिंग जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। दूसरी जो बिल्डिंग होती है वो टरबाइन बिल्डिंग कहलाती है जिसमें कि टर्बो जनरेटर हाउस रहता है। तो दिस इज द लेआउट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ की आप देख रहे हैं कि स्टीम जनरेटर, कंट्रोल रॉड, यूरेनियम फ्यूल, रिएक्टर वेसल्स, स्टीम लाइंस, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कूलिंग टावर, वाटर वेपर पंप, कोल्ड वाटर कूलिंग टावर, कोल्ड वाटर सोर्स, कंडेंसर, पंप्स, बहुत सारी यूनिट्स लगी हुई हैं। तो जैसे स्टीम पावर प्लांट में था, स्टीम पावर प्लांट में आपने क्या देखा था, बॉयलर लगा था, नोजल लगा था, उसका टरबाइन लगी थी। यहाँ पे बॉयलर की जगह न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग में है। हमने दो हाउस बताया आपको, एक कंटेनमेंट बिल्डिंग हाउस जहाँ की न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है और दूसरा आपका जो टरबाइन बिल्डिंग हाउस था जहाँ की टरबाइन लगी थी वाला हाउस था आपका। तो यहाँ पे जो स्टीम जनरेटर है, स्टीम जनरेटर में स्टीम प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम फ्यूल। यूरेनियम फ्यूल आपके रिएक्टर्स में रहता है। कंट्रोल रॉड्स लगी रहती हैं ताकि कोई भी जो आपका न्यूट्रॉन्स है वो बाहर ना जाने पाए। रिएक्टर वेसल्स रहती हैं, जैसे कि बॉयलर की सेल रहती है वैसे रिएक्टर की वेसल्स रहती हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम विच इज पासिंग थ्रू द टरबाइन, टरबाइन में पास की जा रही है। यहाँ से निकलने के बाद स्टीम को हम टरबाइन में पास कर रहे हैं और टरबाइन में पास होने के बाद वहाँ पे एक्सपांसन हो रहा है स्टीम का, और एक्सपांसन होने के बाद स्टीम को हम कंडेंसर में भेज रहे हैं जहाँ पे भी कंडेंस हो रही है। तो कंडेंसर में पानी जो है कूलिंग टावर से सप्लाई हो रहा है जो आप देख रहे हैं। तो गर्म पानी आफ्टर द वर्किंग यहाँ से निकल के चला जाता है, जबकि ठंडा पानी जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ से आके कंडेंसर पे कंडेंस करता है स्टीम जो कि एक्सपांड होने के बाद कंडेंसर में जा रही है। और उसके बाद कंडेंस होने के बाद पंप से उसको वापस से न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज दिया जाता है गर्म पानी को, ताकि वहां पे हम कम से कम हीट का इस्तेमाल कर सकें। तो ये इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। आफ्टर द टरबाइन जो आपकी एनर्जी कन्वर्ट होके मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो जनरेटर के द्वारा ट्रांसफार्मर में जाती है। दिस इज द मेन टोटल लेआउट फंक्शनिंग। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसफार्मर के थ्रू। और फिर जो आप देख रहे हैं कूलिंग टावर का जो साइज है कंपैरिजन टू द अदर ऑल यूनिट्स, it is very large because of the cooling water is required more and more because of the condensing of the steam is required continuously makes a cycle. So this will makes a complete cycle where the all the unit working functionally and the effectively and make the process will be efficient. So what are the components which are using in a nuclear power plant? That is the nuclear reactor जो कि मेन हब होता है जहाँ की सारी बोलना चाहिए फ्यूजन एंड आपकी एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल की एक्टिविटीज होती है। तो इट इज टू द इनिशिएट एंड द कंट्रोल ए सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। स्टीम जनरेटर होता है जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, जो कि फीड वाटर को स्टीम में बदलता है। उसके बाद प्रेशराइजर की बात करेंगे जो कि प्राइमरी सर्किट में मेंटेन रहता है और एक सेपरेट वेसल की तरह काम करता है, जहाँ की आपकी जो चीजें हैं वाटर वाली जो चीजें हैं जिसको कि वाटर के साथ फिल्ड अप किया जाता है, जिसको जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर पर रहता है, डिजायर्ड प्रेशर पर रहता है,
उसको हम इलेक्ट्रिकल हीटर के साथ में सबमर्ज करवाते हैं, और साथ ही साथ में जो टेम्परेचर रहता है प्रेशराइजर में, ये आपका 345 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। रिएक्टर कूलेंट पंप की यदि बात करेंगे तो इट इज यूज फॉर द प्राइमरी कूलेंट अराउंड द प्राइमरी सर्किट, एंड दिस पंप्स आर द पावरफुल, दे कैन कंज्यूम अप टू द 6 मेगावाट। इनकी जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी रहती है 6 मेगावाट की रहती है, एंड दे कैन बी यूज फॉर द हीटिंग एंड द प्राइमरी कूलेंट बिफोर ए रिएक्टर स्टार्टअप। तो रिएक्टर स्टार्ट होने के पहले इनको हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है, the heat is produced by the fission in a nuclear reactor and passes into the primary cooling water. This heat deposited in the cooling water is conducted to the steam generator situated in the containment building. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, चूंकि वहां पे स्टीम का फॉर्मेशन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा है, उस रिएक्टर के अंदर स्टीम के फॉर्मेशन होने के कारण वहां की स्टीम को हम सप्लाई करते हैं टरबाइन पे, और वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर काउंट होता है, एंड आफ्टर दैट steam will be passes through the turbine, and expansion in the turbine of steam will be take place, and after the steam action which is acting on the blades, तो जो मोशन प्रोवाइड होता है स्टीम के अटैकिंग से, उस मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है ये हमें देखना रहता है, क्योंकि स्टीम को प्रेशराइज फॉर्म में हम फेड करते हैं स्टीम टरबाइन पे, और स्टीम टरबाइन जो रहती है वो अलग टाइप की रहती है, जहाँ की हमें लार्जर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना रहता है। अब चूंकि न्यूक्लियर पावर दैट इज द ह्यूज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम को प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज, रिलायबल रहता है, रिलेटिवली चीप रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, रिलायबल कंडीशंस का रहेगा। सेकेंड इज द लार्ज रिजर्व्स ऑफ द यूरेनियम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूरेनियम के लिए स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। एंड द फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट विल नॉट रन आउट फॉर द टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो फ्यूल यूज किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको रन आउट नहीं कर सकते हैं, या बोलना चाहिए काफी लंबे टाइम तक चलता है। तो दिस इज द कंडीशन, जैसा कि फ्यूल हमारा काफी लंबे टाइम तक यूज हो रहा है, दिस इज द अनदर एडवांटेज। एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है, और कुछ थोड़ा सा ही बोलना चाहिए एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स रहता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो कि सोसाइटी के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल रहती हैं। और यूरेनियम जो इस्तेमाल किया जा रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रहता है वो एक्सट्रीमली कॉस्टली रहता है, और लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे तो ड्यूरिंग द माइनिंग एंड द प्रोसेसिंग स्टेज में यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा रहता है। न्यूक्लियर वेस्टेज रहता है एक्सट्रीमली हजार्ड्स रहता है, एंड मस्ट बी स्टोर सेफली फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर। न्यूक्लियर वेस्टेज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एंड इट मस्ट बी स्टोर सेफली फॉर द थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि इसको यदि हम सिंपली यदि आप फेंक देंगे कचड़े की तरह तो वो आपको सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसमें जो रेज वगैरह निकलती हैं वो ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती हैं, साथ ही साथ में ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इसको वेस्ट करना जो रहता है बहुत इजीली तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसको वेस्ट करने के लिए अपने को अलग से एक मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ती है, ताकि हम इसको मिट्टी के अंदर दबा के अच्छे से इसको वेस्ट कर उसको यूज कर सकें। अब बात आती है कि फर्टाइल मटेरियल क्या होता है। A fertile material not a fissionable, it is by the thermal neutron can be converted into the fissile materials। तो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्रोसेस होती है, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन जब होता है तो सब्सिक्वेंट उसमें जो न्यूक्लियर कन्वर्जन हो रही है, इनसे सारी चीजें मिलकर बनती है। यदि न्यूक्लियर इंजीनियर की बात करेंगे तो फर्टाइल जो मटेरियल को डिफाइन किया गया है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिसाइल मटेरियल बाय द न्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेशंस एंड सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिके। तो इट इज अ प्रोसेस जहाँ की न्यूक्लियर जो है आपके ट्रांसम्यूटेशंस फॉर्म में हो रहे हैं, और सब्सिक्वेंट उसमें न्यूक्लियर एक्शन हो रहा है या इस तरह की प्रोसेस हो रही है। तो जो फर्टाइल मटेरियल रहते हैं इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिसाइल मटेरियल्स में, एंड रिफर्ड एज अ फ्यूल ब्रीडिंग, एज अ फ्यूल ब्रीडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फर्टाइल मटेरियल, यूरेनियम 238 एंड द थोरियम 232। तो उनको एज अ फर्टाइल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ की न्यूट्रॉन्स काफी अमाउंट में निकल के बाहर आते हैं। फिसाइल मटेरियल्स क्या रहता है, फिसाइल मटेरियल्स जैसा कि हमने बताया कि फर्टाइल मटेरियल से निकल के आ रहे हैं, तो फिसाइल मटेरियल जैसा निकल के आएंगे तो वहां पे उसका जो परसेंटेज रहेगा
हर किसी का अलग अलग रहेगा। यदि हम बात करें सपोज दैट यहाँ पे पोरियम की बात करें जो कि आपका 9% है, यहाँ पे यदि हम बात करें पोरियम की तो 64% है, यहाँ पे यदि बात करें पोरियम की तो 72% है, यहाँ पे यदि बात करें एम की तो 1% है, यहाँ पे यदि एम की बात करें 10% है, सीएम की बात करें तो 85% है। तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है उसके हिसाब से अलग अलग जो फिजाइल मटेरियल्स है वो निकल के आते हैं। तो फिजाइल मटेरियल्स आपके प्लूटनम 238 होता है, प्लूटनम 240 होता है, प्लूटनम 245 होता है, 242 होता है। ये सब आपके फर्टाइल मटेरियल हैं जो कि आपके फिजाइल में से मटेरियल से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्टाइल मटेरियल दैट इज अ पार्ट ऑफ द फिजाइल मटेरियल एंड विच कैन नॉट बी वन इफिशिएंटली। ब्रीडर रिएक्टर जितने रहते हैं वो थर्मल स्पेक्ट्रम के न्यूट्रॉन के द्वारा यूज किए जाते हैं और इसमें थोरियम फ्यूल साइकिल यूज की जाती है। यूरेनियम 233 जो फ्यूजन्स रहता है वो काफी ज्यादा रिलायबल फॉर्म में रहता है जिसमें कि थर्मल न्यूट्रॉन्स निकलते हैं कंपेरिजन टू द प्लूटोनियम 239। तो ये सारी जो प्रोसेस है वन बाई वन करके होती है। फिजाइल मटेरियल के रूप में देखेंगे तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में जो फिजाइल मटेरियल है जो न्यूक्लाइड के फॉर्म में रहते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में रहते हैं, इट इज अ प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द फिजन रिएक्शंस। जितनी फिजन रिएक्शंस उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग द थर्मल न्यूट्रॉन्स। चूंकि फिजाइन जो आपकी फिजन रिएक्शंस होती हैं उसमें न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है एंड दिस मटेरियल्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल टाइप, क्योंकि इनको वापस से फर्दर थर्मल चेन रिएक्शंस करनी रहती है। तो थर्मल न्यूट्रिएंट जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहाँ पे इनकी थर्मल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए एज अ फ्यूल टाइप का इनको इस्तेमाल किया जाता है। यदि हैवी न्यूक्लाइड की बात करेंगे जिसका कि एटॉमिक नंबर 90 से ज़्यादा है, वहाँ पे फिजाइल आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फिजाइल रूल के हिसाब से। तो कितने तरह के फिजाइल मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हमें देखना है। तो फिजाइल मटेरियल जो रहते हैं इंक्लूड द यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235 जो रहता है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है आपको और एनरिच यूरेनियम के फॉर्म में मिलता है, जबकि जो प्लूटोनियम 239 और 238 है ये न्यूट्रॉन के द्वारा कैप्चर किए जाते हैं। मतलब इनको जब भी जैसे ये निकलने की कोशिश करते हैं फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस से तो उनको न्यूट्रॉन के द्वारा कैप्चर कराया जाता है। तो प्लूटोनियम जो 231 आपका ब्रेड वाला है, प्लूटोनियम 240 न्यूट्रॉन कैप्चर वाला है। और यह बोलना चाहिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस से निकल के आ रहे हैं इनका भी इस्तेमाल एज अ फिजाइल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 233 जो है जो कि थोरियम 232 से आपका न्यूट्रॉन के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है वो है आपका, दिस इज द प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241। यूरेनियम की यदि बात करेंगे तो दैट इज द यूरेनियम 233, यूरेनियम 235। ये आपके फिजाइल मटेरियल्स हैं सारे। एप्लीकेशंस क्या रहते हैं फर्टाइल और फिजाइल मटेरियल्स के। पहला आपका फिजाइल मटेरियल की यदि बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल आपका फ्यूजन चेन रिएक्शंस में होता है और इनका इस्तेमाल आपका बोलना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड्स रहती है उनको स्लो करने के लिए रहता है ना। जो कि फास्ट न्यूट्रॉन जब भी कभी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चेन रिएक्शन प्रोसेस होती है तो काफ़ी स्पीड में जब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्टाइल मटेरियल रहते हैं इनका इस्तेमाल स्पेस बेस्ड फैसिलिटीज के लिए किया जाता है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिजाइल मटेरियल्स के लिए किया जाता है और स्पेस क्राफ्ट न्यूक्लियर प्रोपोजल्स के लिए किया जाता है। And also it is used for the fertile materials, making of the fertile materials. Fertile materials which from the it is obtained from the earth's surface safely रूप में लेते हैं and locate at a space facilities जहाँ की L1 मून लरेंगन पॉइंट रहता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब क्या डिफरेंसेस होता है आपका फिजाइल एंड फर्टाइल मटेरियल में वो हमें देखना है। तो डिफरेंस बिटवीन द फिजाइल एंड द फर्टाइल मटेरियल्स। Fissile material जो रहता है it is consist of the fissionable isotopes that are the capable of the undergoing nuclear fissions only after capturing a thermal neutron। जो यूरेनियम 235 रहता है it is not a fissile isotope because of uranium 238 cannot be fissioned by the thermal neutron। uranium 238 does not meet also alternative requirement to fissile material। uranium 238 is not capable of sustaining a nuclear fission chain reaction process because neutron produced by the fusions of the uranium 238 have a lower energies।
than the original neutrons. So usually below the threshold energy of the 1 mega electron volt, typically fissile जो materials रहते हैं यूरेनियम 235 रहते हैं, यूरेनियम 233 रहते हैं, कोरियम 239 रहता है एंड कोरियम 241 रहता है. फर्टाइल मटेरियल की बात करेंगे, इट इज consist of the isotopes that are not fissionable by the thermal neutrons but can be converted into the fissile isotopes after the neutron absorption and the subsequent nuclear decay. टिपिकल जो फर्टाइल मेटल रहते हैं वो यूरेनियम 238 और थोरियम 232 रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है. न्यूट्रॉन डिस्कवरी की बात करेंगे तो 1930 में दो जर्मनी के साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट थे, वाल्टर एंड द बोटे. उन्होंने फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से बम्बार्डिंग हो रही थी अल्फा पार्टिकल के द्वारा और किस तरीके से रेडिएशंस वहाँ पे इमिट हो रहे थे, और रेडिएशंस was capable of traversing through a thick layer of the lead and was unaffected by the electric and the magnetic field. This is the neutron discovery. So this is the diagram. Diagram में आप क्या देखेंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये आप देख रहे हैं निकल रहे हैं. अल्फा पार्टिकल ने बेरियल नाम के जो था बेरियल नाम के न्यूक्लियर फील्ड पर अटैकिंग करी. जब अटैकिंग करेगा तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. ये न्यूट्रॉन्स आपके निकल के आ रहे हैं इधर पे. तो ये पैराफिन बैग्स जो एक बाउंड्री लेयर है इससे टकरा के फिर प्रोटॉन्स निकलेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. प्रोटॉन्स निकलते हैं एंड तो जितने भी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इनका जो मास रहता है इनके प्रोटॉन के मास के बराबर रहता है जो निकल के आ रहे हैं आफ्टर द पैराफिन बैग्स के द्वारा और डिटेक्टर के द्वारा. और जितने भी प्रोटॉन यदि बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनको वापस रिसस्टेन कराया जाता है अंदर की तरफ. So this is the attacking of the barium. On attacking on the barium plus of the helium is equal to the making of the carbon and the neutron. This is the discovery of the neutrons atoms. So bombarding on the barium 9 with the alpha particles, carbon atoms were formed. तो carbon atoms आपको यहाँ पे मिल रहा है and neutrons were emitted. Neutrons यहाँ पे मिल रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन. तो प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन की जो होती है कॉन्स्टिट्यूट होता है पार्टिकल्स ऑफ ऑल न्यूक्ली एक्सेप्ट हाइड्रोजन. जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको बनाता है एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन्स. न्यूट्रल जो रहता है या होना चाहिए न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए उस पर, नो चार्जेस कि वहाँ पे आपका मैग्नेटिक चार्जेस कोई लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आ रहा है, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए. They are not deflected by a magnetic field. Magnetic field के द्वारा deflected नहीं होना चाहिए, as well as the electrical field. Mass slightly greater than that of the proton. न्यूट्रॉन का जो मास है वो आपका प्रोटॉन से ज़्यादा होना चाहिए. Stable inside the nucleus but unstable outside of the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होना चाहिए जबकि न्यूक्लियस के बाहर जो है अनस्टेबल हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये आपका जो देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स में आफ्टर द एमिशंस व्हिच इज आफ्टर द फॉलिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द यूरेनियम फ्यूल व्हेन द न्यूट्रॉन विल बी फॉर्म. तो न्यूट्रॉन्स के बाद जो डीके इवेंट्स हो रही है कि उसके बाद फर्दर सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं हो रही है, वो रुक रही है या बोलना चाहिए किसी वजह से नहीं हो पा रही है. तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है. तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो फर्दर सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है. तो फ्री न्यूट्रॉन डीके विद प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विद एंटी न्यूट्रॉन नथिंग बट एज अ न्यूट्रॉन डीके विद द हाफ लाइफ विद द 13 मिनट्स. तो ये सारी चीजें बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन के द्वारा होती हैं जो आपको बहुत कम दिखाई देगी, ये आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी. They can easily penetrate and they classified according to the काइनेटिक एनर्जी. जो थर्मल न्यूट्रॉन रहते हैं ये कहीं पे भी इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं. ये दो तरीके बेसिकली होते हैं थर्मल न्यूट्रॉन. स्लो न्यूट्रॉन होता है, दूसरा फास्ट न्यूट्रॉन होता है. स्लो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी रहती है 0 to 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट रहती है. फास्ट न्यूट्रॉन की जो एनर्जी रहती है 0.5 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है. न्यूट्रॉन्स की जो एवरेज एनर्जी है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ में इसे थर्मल न्यूट्रॉन बोली जाती है. और यदि रिएक्टर में यदि फास्ट न्यूट्रॉन को इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे यदि इनका कन्वर्जन स्लो न्यूट्रॉन में हो रहा है तो इसे हम
मॉडरेटर का भी नाम दे सकते हैं, या बोलना चाहिए मॉडरेटर के द्वारा इनकी जो बोलना चाहिए स्पीड है या इनको फास्ट न्यूट्रॉन से स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने का काम मॉडरेटर करता है, ताकि कहीं पे भी अनवांटेड टाइप का रेडिएशंस ना हो, या बोलना चाहिए अनवांटेड टाइप की आपकी रेडिएशन पार्टिकल्स में अल्फा बीटा टाइप की जो पार्टिकल्स थे वो निकल के बाहर सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल ना बने। ये सारी चीज इसमें होती हैं। There are the two key aspects to effective neutron detection. First is the hardware, second is the called the software. Detection hardware refers to the kinds of neutron detector used, and electronics is used in the detection setup. So detection software जो रहता है consists of the analysis tool that perform the tasks such as the graphical analysis to measure the number and the energies of the neutron, striking the detectors. तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूल जो है कई तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 232 है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो इट कैन बी यूज और कंज्यूम बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन और द फ्यूजन प्रोसेस टू डेराइव द न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रहती है, जिस कारण से कि इसको दोनों तरीके से बातें कर सकते हैं। यदि ये यूज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर आपकी फ्यूजन प्रोसेस होगी, और यदि कंज्यूम हो रहे हैं तो ये न्यूक्लियर की फ्यूजन प्रोसेस बनेगी। तो चूंकि जब दोनों ही प्रोसेस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी या न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है यदि उसमें कंज्यूम हो रहे हैं तो उससे भी एनर्जी डेवलप हो रही है। यदि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है और उसमें भी यदि आपके कंज्यूम हो रहे हैं, या बोलना चाहिए उसमें भी आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो उससे भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होगी। तो न्यूक्लियर की जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें कंबाइंड करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में जब भी कभी सेपरेशन होता है तो सेपरेशन से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रहती है। तो वनली जो फ्यूजिबल न्यूक्लियर फ्यूल है वो आपका बाई नेचर यदि देखेंगे तो यूरेनियम मिलता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है। यूरेनियम 238 में बदला जाता है, यूरेनियम 235 में बदला जाता है, यूरेनियम 234 में बदला जाता है। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन किया जाता है। ये बाई नेचर आपको यूरेनियम कुछ और मिल रहा है, उसके बाद हमने उसका कन्वर्जन कर दिया। तो द अदर फिजनेबल मटेरियल जो रहते हैं वो आपके प्लूटोनियम 239 है, यूरेनियम 233 है, which can be produced artificially from the 238 and the thorium 232। इनको जो है आर्टिफिशियल तरीके से यूरेनियम 238 से कन्वर्ट किया जाता है या थोरियम 232 से कन्वर्ट किया जाता है। तो nuclear fuel is said to be efficient if it is produce a lot of energy and very small bit of the pollutant। न्यूक्लियर फ्यूल तभी सक्सेसफुल माना जाता है या एफिशिएंट माना जाता है जबकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करे और बहुत छोटे अमाउंट में पॉल्यूटेंट या बोलना चाहिए प्रदूषण को पैदा करे। तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो दिस इज द टुडे लेक्चर्स